गेट रिच के एक स्पेशल एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है और ये एपिसोड काफ़ी स्पेशल है क्योंकि आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे इंडिविजुअल से जिन्होंने बहुत लोगों को प्रेरित किया है, इनफैक्ट काफ़ी लोगों को इंस्पायर किया है। मैं तो ये कहूँगा कि मैं खुद भी अपनी इंस्टाग्राम जर्नी में इनसे काफ़ी इंस्पायर हुआ हूँ और हम बात कर रहे हैं नेहा नागर की। जी हाँ, 30 साल से कम की उम्र में इंडिया की टॉप फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स में नेहा का नाम गिना जाता है। और अगर आप नेहा को इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे तो 1.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं उनके, और उनके वीडियोस पर जनरली आप बहुत ज़्यादा लाइक्स देखते हैं। और काफ़ी इनकी एक मुहिम रही है कि आम लोगों को एक सरल भाषा में फाइनेंस सिखाया जाए। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं। नेहा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे ऑन गेट रिच। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू सर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके सामने बैठकर, जिनको हम टीवी में देखते आए अभी तक। बहुत ही अच्छी फीलिंग है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। तो नेहा, पहले ये बताइए कि कब आपने डिसाइड किया कि मुझे इन्फ्लुएंसर बनना है? ऑब्वियसली जब आपने शुरू किया होगा आपने कभी सोचा नहीं होगा कि इस लेवल की सक्सेस मिलेगी। लेकिन शुरुआत कैसे हुई और इनिशियल फेज़ के बारे में बताइए अपने? जी। तो एज सच सोचा नहीं था, पता नहीं था क्या होता है इन्फ्लुएंसर, क्या एक क्रिएटर इकोनॉमी होती है। बट मैं थोड़ी सी जर्नी अपनी बताना चाहूँगी यहाँ पर। तो मैं एक गांव में पैदा हुई थी, तो 13 साल तक मैं वहीं रही थी। तो हिंदी मीडियम से मैं पढ़ी थी। उसके बाद शहर शिफ्ट हो गए तो वहाँ इंग्लिश मीडियम था। तो जो शहर से गांव का ट्रांजिशन है वो थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट मुझे बना गया, जिसकी वजह से मैं खुल के नहीं बात कर पाई जब यहाँ पर आई। बट थोड़ा सा ये था कि पढ़ लिख लूंगी तो कुछ अपने लिए कर लूंगी। तो अपनी फैमिली से मैं पहली लड़की हूँ जो इतना पढ़ी लिखी है, खुद के लिए कुछ काम कर रही है। अदरवाइज सारी ही हाउस वाइफ है। तो मुझे ये स्टार्टिंग से था कि मुझे हाउस वाइफ तो नहीं बनना है, इंडिपेंडेंट बनना है। तो जब हम यहाँ पर आए शहर में तो बस ये क्लियर था कि भाई पढ़ूंगी तो ही सब कुछ होगा। फिर ट्वेल्थ तक मैंने फिर भी कोप अप करके ठीक ठाक मार्क्स ले आए। ट्वेल्थ के बाद ट्वेल्थ में मैंने कॉमर्स कॉमर्स लिया था, और कॉमर्स जो लेते हैं वो सिर्फ एक ही चीज़ करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स। तो मैंने वही परस्यू किया। एंड बाय लक कहो या थोड़ा सा हार्डवर्क भी था, कुछ लेवल सही ढंग से क्लियर हो गए। बट देन फिर उसके बाद लेवल्स क्लियर नहीं हो पाए मेरे, तो मैं अटक गई। अब जिनका सी अटक जाता है वो क्या करते हैं, एमबीए फाइनेंस। तो मैंने भी वही किया। मैंने उससे पहले जॉब भी की थी बीपीओ में 1 डेढ़ साल, जब मैं सीए की तैयारी कर रही थी, क्योंकि फंड्स चाहिए होते थे एमबीए के लिए। तो खुद ही इकट्ठे किए वो मैंने, एमबीए फाइनेंस किया उसके बाद। एमबीए फाइनेंस के बाद जॉब लग गई मेरी आईएफएल वेल्थ मैनेजमेंट में। वहाँ पर स्टॉक मार्केट में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट आया कि हम्म। कैसे लोग वेल्थ मैनेज कर रहे हैं, मतलब बिजनेस से जो कमाया हुआ पैसा है उसको सही ढंग से यूज करके उससे भी पैसे कैसे कमा रहे हैं लोग। और मुझे ऐसे क्लाइंट्स मिलते थे जिनका पोर्टफोलियो, जिनका शायद बिजनेस इतना अच्छा अर्निंग नहीं दे रहा लेकिन उनका पोर्टफोलियो बहुत अच्छी अर्निंग दे रहा होता था उनको। तो वहां से मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आने लगा कि चलो मैं अपने आप को और एजुकेट करती हूँ। तो वहां से मेरी स्टॉक मार्केट की जर्नी स्टार्ट हुई थी। बट अगेन वहां पर 1.5 साल होने के बाद मुझे लगा कि मुझे खुद का भी कुछ करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्लाइंट जिनसे मीटिंग पे जाती थी या मिलती थी, जिनका पोर्टफोलियो हम हैंडल कर रहे थे, वो ज़्यादातर बिजनेस वाले ही थे। तो मैंने कहा मुझे भी कुछ अपना बिजनेस का ही करना है, अगर मुझे कुछ ज़्यादा बिल्ड करना है बड़ा। तो इसलिए मैंने, क्योंकि टैक्सेशन पढ़ा था सीए में मैंने, और आर्टिकलशिप के दौरान काफ़ी कुछ सीख लिया था टैक्सेशन के बारे में। ऑल द एग्जाम्स ही क्लियर नहीं हुए थे। तो मैंने कहा कि जो मुझे आता है मैं उसी में कुछ स्टार्ट करती हूँ। तो इस तरीके से मैंने टैक्सेशन हेल्प नाम की एक वेबसाइट बनाई, सिंपल वेबसाइट। मेरे भाई को आती है वेबसाइट मेकिंग, उससे ही बनवाई थी कि तू इसको बना के दे दे बस। और गूगल मैप करके, उस वक्त बिल्कुल नया ऐप लॉन्च हुआ था गूगल का, और वहाँ ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते, ट्रस्ट नहीं करते थे, तो बहुत कम ट्रैफिक था सीए लोगों का या टैक्सेशन फर्म का। तो मेरी फर्म टॉप पे रैंक करती थी, अगर कोई सर्च करता था ना आईटीआर इन ग्रेटर नोएडा, या फिर जीएसटी किसी को करानी है तो टॉप पे रैंक करती थी। उसके बाद फिर लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन में हम सारे घर बैठ गए, तो मेरे पास क्लाइंट्स की कॉल आनी कम हो गई, बिजनेस थोड़ा सा कम हो गया। मैंने कहा क्या करूँ मैं। तो हम सब स्क्रोलिंग ही कर रहे थे, टिकटॉक चला रहा था, कोई यूट्यूब चला रहा था। तब हमें एक्चुअली में पता लगा था कि सोशल मीडिया होता क्या है, यहाँ पर किस किस टाइप का कंटेंट मिलता है। तो उस वक्त टिकटॉक सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करने लग गए थे, तो मैं भी यूज़ करती थी फॉर फन। तो उसमें देखा मैंने कि 99% जो कंटेंट है वो सिर्फ किस बारे में है, डांस के बारे में, म्यूजिक के बारे में, कॉमेडी के बारे में, मेकअप के बारे में है। हाँ। एजुकेशन पर कंटेंट ही नहीं है। अगर एजुकेशन पे है भी तो वो करंट अफेयर वाला है ना। और फाइनेंस का तो था ही नहीं, हाँ। लिटरली नहीं हाँ। था, जीरो हाँ। परसेंट था फाइनेंस का। तो मैंने कहा यार मुझे फाइनेंस आता है, मैं तो इसी में कुछ कर सकती हूँ। तो मैंने बिना ज़्यादा कुछ सोचे 2-3 दिन मैंने जब कंटेंट देखा, मैंने कहा मैं भी कुछ करती हूँ।
तो ऐसे ही उस वक़्त जब हमारे गवर्नमेंट ने एमएसएमई पैकेजेस लॉन्च किए थे आत्मनिर्भर भारत के अंडर, तो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन था। तो मेरे पास भी जो क्लाइंट्स कॉल करते थे जनरली यही पूछते थे कि मैडम इसमें हमारा लोन हो सकता है क्या? गवर्नमेंट बोल रही है कि आपको बिज़नेस पे 9% मिल जाएगा, या फिर अभी आपको इंटरेस्ट नहीं भरना, बाद में जो मॉरेटोरियम पीरियड का कुछ आया था एमएसएमई हाँ पैकेजेस में। हाँ तो हाँ लोगों ने क्लैरिटी नहीं थी इन चीज़ों की ना, कि कैसे वो इन चीज़ों में अप्लाई कर सकते हैं। मैंने कहा यही बना देती हूँ यार। और उस वक़्त आईटीआर की डेट भी एक्सटेंड होती गई थी, राइट? मतलब जुलाई हुआ, फिर हाँ सितंबर हाँ हुआ, तो हाँ कितनी हाँ बार एक्सटेंड हुई थी, तो हाँ क्लियर नहीं था लोगों को। हाँ हाँ तो मैंने कहा चलो यही स्टार्ट करते हैं। तो मैंने वीडियोस बनाई, पहले कुछ वीडियोस इन्हीं 3 चीज़ों के बारे में जो गवर्नमेंट में चल रहा था चेंजेस में। और मैं क्या करती थी कि कोने में ना अपनी, जब वीडियोस एडिट भी खुद ही करती थी, तो कोने में अपनी वेबसाइट का लिंक वो लगाती थी, taxationhelp.in। तो उससे क्या होता था कि मेरा अल्टीमेट एम था कि मेरे पास कॉल्स आए या कस्टमर्स आए। तो ऐसे ऐसे करके मैंने 4-5 वीडियोस डाली और सारी ही हिट हो गई। हिट का मतलब है कि कोई 2 लाख, कोई 1 मिलियन, तो मेरा पेज चल निकला, मतलब तो कहने उसके का। बाद फिर आपने सोचा कि इससे अच्छा तो अब मैं इसी को एज अ फुल टाइम प्रोफेशन बना लेती हूँ, करेक्ट। क्योंकि ये लेकिन उस समय जब आपने शुरुआत की ऑब्वियसली आपने कभी सोचा नहीं होगा कि ये इस लेवल का बिजनेस बन जाएगा। कब आपको लगा कि इस बिजनेस में पोटेंशियल है, एक इन्फ्लुएंसर बनने में, इन्फ्लुएंसर बनने में इतना बड़ा पोटेंशियल है? हाँ जी। तो जब मैंने ये वीडियोज़ डाली, वायरल हो गई, उसके बाद 1 साल तक तो मेरा एम यही था कि मेरे पास ट्रैफ़िक आ जाए, मेरे पास कस्टमर्स आ जाए। अब 1 साल निकल गया ना, और तब मैंने देखा कि कितने क्वेरीज़ आते हैं, कितने लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, और धीरे-धीरे जो व्यूज़ का जो मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन है वो बढ़ने लगा। तो 1 साल बाद मुझे रियलाइज़ हुआ 2021 के एंड में कि यार, टैक्सेशन हेल्प ठीक है, जो बिज़नेस कर रही हूँ वो ठीक है, लेकिन ये भी एक इंडिविजुअली अलग से बिज़नेस बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर इतना डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास। जब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम कुछ भी सेल कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि अभी मैं पहले अपना कुछ का ब्रांड बना लेती हूँ, देन कोई बिज़नेस सेल करूँगी। तो फिर उस टाइम मैंने सोचा कि यार ठीक है, ब्रांड पे काम करना है। देन मैंने थोड़ा वीडियो का क्वालिटी इंक्रीज़ किया, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ किया। धीरे-धीरे फिर अब फॉर्ब्स पे भी आ गई थी मैं 2023 में। तो इसी वजह से आ पाई, क्योंकि मैंने अपनी जो वीडियो का क्वालिटी है वो धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर लिया था। बिल्कुल। इनिशियली तो हम सब अपना खुद का ही मतलब एडिटिंग यूज़ करते हैं, उसके बाद धीरे-धीरे लगता है कि नहीं, थोड़ा उसको प्रोफेशनली मैनेज किया जाए। कोलैबोरेशंस की रिक्वेस्ट आपको कब से आनी शुरू हुई? और एक समय आया होगा जब आपको ऑब्वियसली अब तो आज तो आप चुनती ही होंगी कि मुझे किस ब्रांड के साथ एसोसिएट होना है, किसके साथ नहीं होना है। तो उस चीज़ में आप किस चीज़ का ध्यान रखते हैं फिर? ब्रांड्स का कोलैबोरेशन सर 2021 के एंड में ही आ गया था। 1 साल तक तो मैंने ब्रांड्स नहीं की थी, क्योंकि मेरा एम ही अलग था। ब्रांड्स करना एम नहीं था। तो 21 में इस एंड में स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि उस वक़्त वैसे भी बूम चल रहा था हर जगह, हर चीज़ का, आईपीओ का, क्रिप्टो का, स्टॉक्स का, हर चीज़ का बूम चल रहा था। और इवन स्टॉक मार्केट में भी हर महीने 10 लाख नए इन्वेस्टर्स जुड़ रहे थे। तो इस वज़ह से ब्रांड्स ही बहुत ज़्यादा अप्रोच करना चालू कर दी थी। तो 2021 के एंड में ही बहुत ही नामी ब्रांड्स मैंने चूज़ की स्टार्टिंग से। अमेज़न का संभव करके कुछ इनका कैंपेन था, वो मेरा पहला कैंपेन था। तो मेरे को ये था कि बड़ा नाम ही चूज़ करना है पहले, क्योंकि बड़े नाम के साथ थोड़ी श्योरिटी होती बिल्कुल। है ना? तो इसके बाद फिर ग्रो के मैंने कुछ कैंपेन्स किए थे। ग्रो भी उस वक़्त बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा था, राइट? तो उनके साथ मैंने कुछ लॉन्ग टर्म डील की। बट हुआ ये था कि स्टार्टिंग से इतनी क्लैरिटी तो नहीं थी, इतना भी नहीं पता था कि कुछ बैकलैश आ सकता है, कुछ गलत हो सकता है। हाँ। बस ये माइंड में था कि कुछ नाम ही करूँगी तो शायद ट्रस्ट बनेगा मेरे ऊपर लोगों का, तो वो लोगों का ट्रस्ट हासिल करना था। और स्टार्टिंग में हुआ भी ये था कि अगर मैंने कोई कैंपेन लिया है तो वो ऐसा नहीं कि वन टाइम ले लिया है, कि एक बार करके छुट्टी। मैंने स्टार्टिंग में जो भी कैंपेन्स लेते, या तो 2 वीडियोज़ के, या 3 वीडियोज़ के, या 4 वीडियोज़ के, मंथली बेसिस पे। जो ग्रो का था आई थिंक वो 6 मंथ के लिए मंथली था। तो वैसे करके किया था, और नंबर ऑफ ब्रांड्स भी बहुत लिमिटेड रखे थे। बट 22 में क्या हुआ था, 22 में तो एकदम ही फिन्फ्लुएंसर्स का बूम आ गया था। फिन्फ्लुएंसर्स, नंबर ऑफ इन्फ्लुएंसर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे इंस्टाग्राम पर भी और सारे प्लेटफ़ॉर्म्स पर। उसके बाद नंबर ऑफ ब्रांड्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, नई ब्रांड्स बहुत ज़्यादा आई थी जो मार्केट में टेस्टेड नहीं है, राइट? तो कोई भी प्रोडक्ट को टाइम लगता है अपने आप को प्रूव करने का। तो ऐसी बहुत सारी ब्रांड्स आई थी, जैसे P2P एक नया कॉन्सेप्ट आया था। तो ऐसी ब्रांड से थोड़ा-सा बच के मैं चली कि P2P नहीं करना है। ऑल्दो जैसे बड़ी ब्रांड्स के अंडर ही लॉन्च हुए थे ये प्रोडक्ट्स। देन ऑल्सो कि प्रोडक्ट तो नया है ना, आइडिया तो नया है ना, और उसको जबकि टाइम छोटे चाहिए। ब्रांड्स ने तो उल्टा ज़्यादा ऑफर भी दिया होगा, हाँ पर जी, हाँ फिर भी जी, हाँ आपको जी। वो डिसीजन तो लेना पड़ता है कि नहीं, थोड़ा-सा क्रेडिबिलिटी रहे। अच्छा, अभी नेहा, आपने शुरुआत की, उसके बाद काफ़ी लोग आए। प्रांजल कामरा भी मैं उनसे ही मिला था, वो मतलब उनसे भी काफ़ी बात हुई थी मेरी। आजकल एक मशरूमिंग हो रही है, हर कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहा है। तो एक एवरेज रिटेल इन्वेस्टर को
किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं अब ऑब्वियसली वो उनका एल्गो उस हिसाब से काम करता है कि अगर मैंने 1-2 रील देख ली तो वो उसी हिसाब से मुझे और 10-12 रील दिखा देता है। तो उसमें कई लोग कई स्टॉक्स बेच रहे हैं, क्रिप्टोज़ बेच रहे हैं, कुछ ऐसे-ऐसे स्टॉक्स का नाम ले रहे हैं जो जिनमें मैं शायद कंफर्टेबल नहीं होऊँगा। तो आपके हिसाब से रिटेल को कैसे पता चलेगा कि ये इन्फ्लुएंसर जेन्युइन है, ये इन्फ्लुएंसर थोड़ा-सा पंप एंड डंप में है? इस चीज़ का कैसे ध्यान रखा जाए? तो सर पहला आपका क्वेश्चन कि इन्फ्लुएंसर्स मशरूम हो रहे हैं, मतलब बहुत सारे आ रहे हैं, है ना? तो उनका नंबर वन रीजन है कि सर एक तो हर महीने 10 लाख के जो नए इन्वेस्टर्स आए मार्केट में कोविड के बाद, और दूसरा रीजन है कि उनको एजुकेशन कहीं से मिली नहीं बस, बस। हाँ, है ना? हाँ, हाँ। स्कूल में भी नहीं मिली है हाँ, सर, हाँ, कॉलेज में भी नहीं मिली है, घर पे भी नहीं मिली है, हाँ। और सर अगर हम टीवी देखते हैं तो वहां पर हमें स्टॉक्स के बारे में बताया जा रहा होता है, करंट न्यूज के बारे में बताया जा रहा होता है कि क्या चल रहा है, लेकिन अगर किसी को शुरू से शुरू करना है तो वो एजुकेशन हमें टीवी पे नहीं मिलती है ना? तो इस वजह से फिर लोग हमारे पास जाते हैं जो फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स है। इस वजह से हमारे व्यूज बहुत बढ़ गए। जैसे एक टाइम की बात करूँ तो मेरा ऐसा कोई वीडियो नहीं था जिसपे 1 मिलियन से कम व्यूज हो। तो ये 2022 की बात है ना? तो फिर वो सब देख के नए लोगों को क्या लगा कि मैं भी व्यूज कमा सकता हूँ, मैं भी ब्रांड से पैसे कमा सकता हूँ, वो सिर्फ इस वजह से आए। अब वो आ गए, वो क्रिएटर बन गए। अब हो क्या रहा है सर कि आप देखेंगे आजकल बहुत ट्रेंड कर रहा है कि ऐसी वीडियोस बहुत वायरल हो रही है, 5 स्टॉक्स जो अयोध्या के बाद भागेंगे, 5 स्टॉक्स जो बजट के बाद भागेंगे। अब होता क्या है कि उन्होंने वीडियो बनाई, 5 स्टॉक के नाम बोल दिए, अब डिस्क्रिप्शन में वो लिख देंगे कि भाई मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, आप खुद की रिसर्च करो। वो बायो में भी लिख देंगे कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, आप खुद की रिसर्च करो। बट आप मुझे ये बताओ कि आपने तो स्टॉक के नाम सुन लिए ना, हाँ, हाँ। आप क्या वो पढ़ेंगे डिस्क्रिप्शन? बिल्कुल, आप क्या बायो में जाके चेक करेंगे? बिल्कुल। बिल्कुल चेक नहीं करेंगे हाँ। आप, है ना? तो होता क्या है कि इस वजह से कंपनीज का जो पी रेशियो है या फिर जो वैल्यूएशन है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लोग बस नाम सुन लेते हैं, पीएसयू स्टॉक्स भागेंगे भागेंगे, खरीद लिया बिना रिसर्च करे। और मैं हाईली एजुकेटेड लोगों की बात कर रही हूँ जो बिना रिसर्च करे खरीदते हैं, जो पढ़े लिखे, जिनका अच्छा खासा बिजनेस है, वो भी ऐसा चीज करते हैं कि नाम सुन लिया बस। अब होता क्या है कि उन्होंने बाय कर लिया, अब उन्होंने ऑलरेडी हाई पे बाय किया है, अब उनको प्रॉफिट होने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो वो वहां पर फंस जाएंगे। तो रिटेल इन्वेस्टर्स इस तरीके से मतलब फंस रहे हैं अभी ये नए इन्फ्लुएंसर्स के चक्कर में, क्योंकि सारे ही इन्फ्लुएंसर सिर्फ एक एम के साथ नहीं आए कि एजुकेट करना है, कुछ इन्फ्लुएंसर्स आए कि व्यूज लेने हैं। सिर्फ अब फ़ायदा उठाना है इस चीज़ का, राइट राइट राइट, प्लेटफ़ॉर्म अब का। व्यूज लेने हैं तो उनको वो चीज बतानी पड़ेगी जो लोगों का सेल करेगी। फियर और हुँ। ग्रीड, दो चीजें होती है। तो लोग ये ट्राई करते हैं इन दोनों को हिट करे। इन दोनों को हिट तभी करेंगे जब हम उनको एकदम से बताएंगे कि यार आपका ना 10 दिन में प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऐसी वीडियोस डाल के वो इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं। तो मैं उनको फाइनेंस इन्फ्लुएंसर कैटेगरी में नहीं लेती हूँ। मैं उनको सिर्फ क्विक स्कीम बेच रहे हैं और कमा रहे हैं, एंड दैट्स इट। ओके, बहुत सही बात कही आपने। आजकल एक और जो चीज़ चल रही है, एक कंट्रोवर्सी हुई थी कि क्या इन्फ्लुएंसर्स को, स्पेशली जो स्टॉक्स की बात करते हैं, उनको सेबी से रजिस्टर होना चाहिए? क्योंकि अगर आप रिटेल से पैसा नहीं ले रहे हैं, तो रिक्वायरमेंट नहीं है आपकी, लेकिन आप स्टॉक्स का नाम ले रहे हैं, उनकी वजह से स्टॉक्स चल रहे हैं, तो कहीं न कहीं एक ट्रेल क्रिएट की जाए, इसके लिए एक बात चल रही थी कि इन्फ्लुएंसर को होना चाहिए सेबी के साथ रजिस्टर। आपका क्या व्यू है इस पर? सर सेबी की जो चेयरमैन है, उन्होंने खुद बोला है कि एजुकेशन से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो एजुकेशन से कभी प्रॉब्लम रही नहीं है। जो सेबी रजिस्टर्ड है वो नंबर सिर्फ 1300 के आसपास है, और हमारा पॉपुलेशन सबको पता है 1.4 बिलियन है। तो अब लोगों को चाहिए होता है कि एजुकेशन करे कोई और एडवाइस कर दे। तो एजुकेशन करने के लिए तो हम बैठे हैं, एडवाइस के लिए भी 1300 लोग बैठे। क्या उनके पास इतने लोग हैं जिनको वो एडवाइस कर रहे हैं? तो अगर वहाँ डिमांड बढ़ रही होती इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स की, रजिस्टर्ड की, तो ऑलरेडी वो नंबर बढ़ चुका होता। बट एक्चुअली में लोगों को सिर्फ एजुकेशन ज़्यादा चाहिए होती है। तो इस वजह से फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स कहीं ना कहीं इस चीज़ में है कि वो एजुकेशन करे तो वो सेफ है। लेकिन जो दूसरा कैटेगरी मैंने आपको बताया, जो सिर्फ या तो व्यूज के लिए आए हैं या फिर अपना कोई प्रोडक्ट बेचने आए हैं, या कोई टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हैं और वहां पर स्टॉक्स के नाम बोल रहे हैं, तो इन लोगों की वजह से जो सिर्फ एजुकेशन करने आए हैं वो बदनाम हो रहे हैं। अब जो एजुकेशन करने आए, ऐसा तो नहीं है कि वो भी फ्री में कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से तो सर वो भी कमा रहे होंगे ना, एब्सोल्युटली, हाँ। है ना? लेकिन वो शायद प्रोडक्ट को सही से चूज करके रिकमेंड कर रहे होंगे। जैसे कि
कोई नामी ब्रांड, जैसे मैंने बोला कि अगर किसी ब्रांड का ब्रांड नेम ऑलरेडी अच्छा है, ऑलरेडी का अच्छे का मतलब ये है कि उन्होंने मार्केट में 10-15 साल रह के अपने आप को प्रूव किया है कि वो सब चीज़ों पर खरे उतर सकते हैं। तो अगर मैं उनको रिकमेंड कर रही हूँ, मैं खुद उसको यूज़ कर रही हूँ, तो कहीं न कहीं मैं सही काम कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट आज नया मार्केट में लॉन्च हुआ है और मैं बोल दूँ कि हाँ, मैं इसको प्रमोट कर रही हूँ और मैं लोगों को बोल रही हूँ कि मैं भी इसको यूज़ कर रही हूँ, लेकिन उस प्रोडक्ट ने मार्केट में अपना जो ट्रस्ट है वो गेन नहीं किया, क्योंकि उसने प्रूफ ही नहीं किया ओवर द टाइम अपने आप को। तो जो फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स है जिन्हें मैं जानती हूँ, जिनका आप नाम ले रहे हैं, वो ऐसी कोई चीज़ नहीं करते हैं कि आपको गलत चीज़ रिकमेंड कर रहे हैं या फिर गलत प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहे हैं। जो दूसरा कैटेगरी का है, जो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर है, ऐसे लोग तो ऐसा कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों पर डेफिनेटली फाइन्स होने चाहिए। ऐसे लोगों को डेफिनेटली, जैसे अभी मैंने आपको बताया अयोध्या के बाद कौन से 5 स्टॉक बढ़ेंगे, कितनी वीडियोस थी सर, कितनी वीडियोस वायरल हुई है ऐसी जिन पे एक दिन में 5-5 मिलियन व्यूज आते हैं, राइट? तो ऐसे लोगों को तो ज़रूरी है सर कि वो सेबी रजिस्ट्रेशन ले। उनको क्या प्रॉब्लम है फिर? इतना डिफिकल्ट तो है नहीं सर लेना, राइट? अगर आप इतने ही ज्ञानी हो, इतना ही आपको पता है कि कौन से स्टॉक भागेंगे, तो रजिस्ट्रेशन लेके सही में उनको एडवाइस प्रोवाइड करो ना, बिल्कुल, बिल्कुल। राइट? अच्छा, आपने एक बहुत अच्छी चीज़ कही कि यहाँ पर जब आपने अपने इन्फ्लुएंसर जर्नी की बात की कि शायद एजुकेशन की कमी है। स्कूल में सब कुछ पढ़ाया जाता है, पर्सनल फाइनेंस नहीं सिखाया जाता। आपकी खुद की एक छोटी-सी बेटी है, तो क्या आपको लगता है कि स्कूलों में सीधा पर्सनल फाइनेंस एज़ अ टॉपिक इंट्रोड्यूस होना चाहिए अब शुरू से ही? सर ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में हमें ये पता होता था कि हमारा बैंक अकाउंट हो सकता है उसमें। उसके आगे हमें कुछ पता ही नहीं होता था कि अगर आपका बैंक अकाउंट है तो आप सेविंग अकाउंट में पैसे रख रहे हो, तो इन्फ्लेशन क्या चीज़ होती है, वो उसको खा सकती है। उसके अलावा और क्या ऑप्शंस है, एफडी क्या ऑप्शन है हमारे पास। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो इसके अलावा हमें एक्चुअली जो सबसे बेस्ट चीज़ मुझे लगती है कि स्कूल्स में होना ही चाहिए कि लोगों को बताना चाहिए बच्चों को कि अपना प्लान बना के चले स्टार्टिंग से, फाइनेंशियल प्लान ना, कि बच्चे क्या करना चाह रहे हैं अभी। तो बच्चे स्टार्टिंग से सोच रहे होते हैं मैं डॉक्टर बनूंगा, ये वो बनूंगा। अगर वो प्लान बनाना स्टार्टिंग से शुरू करेंगे और डिसिप्लिन तरीके से उसको फॉलो करेंगे, तो शायद वो आगे जाके भी सक्सेसफुल हो पाएंगे, राइट? तो जैसे हम बजटिंग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं उनको। बजटिंग के थ्रू हम जो हमारा रोल है 50, जो हमारा रूल है बहुत फेमस 50-30-20, वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। पेरेंट्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उनको ग्रॉसरी शॉपिंग पे ले जाए बच्चों को, लिस्ट दे दे, इतना अमाउंट दे दे कि इस अमाउंट में आपको ये सारी चीज़ें लेनी है, देन वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइज है जो स्कूल्स में कराई जा सकती है। एंड देन कॉलेजेस में तो एक फाइनेंस का प्रॉपर चैप्टर होना चाहिए कि आपके पास इतना फंड है, तो उसको आप किस तरीके से कहाँ कैसे मैनेज कर सकते हैं। ऐसे सर बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि मुझे 1 करोड़ रुपए मिल जाए, 5 करोड़ रुपए मिल जाए तो मैं मेरी लाइफ सेट है। बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। जिनके पास 5 करोड़ अगर कहीं से आ भी गए, तो अगर उनका आप 5-6 साल बाद का फिर फ्यूचर देखोगे तो वो फिर से वहीं पर होते हैं, राइट? क्योंकि उनको सही से मैनेज करना नहीं आता। अब बाबा का ढाबा बहुत फेमस हुआ था 2020 में, उनको 42 लाख की फंडिंग मिली थी। अगर 42 लाख का हम एफडी भी कराते हैं सर, तो 20 लाख का हमें 5-6-7 साल में रिटर्न मिल जाएगा। बट वो फिर से वहीं पर है जहाँ वो पहले थे, क्योंकि उनको मैनेज करना नहीं आता है, राइट? एंड सेकेंड एग्जाम्पल जो बहुत फेमस है, केबीसी का विनर जो सुशील कुमार है, उनको भी 5 करोड़ मिले थे सर। वो जीता था, कितनी बड़ी बात है 5 करोड़ मिलना। वो भी अब स्कूल टीचर ही है, तो उन्होंने क्या किया उस 5 करोड़ का, किसी को कुछ नहीं पता है ना? तो ये जो गलतियां हम करते हैं, ऑब्वियसली उन्होंने कुछ बिजनेस में इन्वेस्ट किया होगा, बट ये जो गलतियां है, कुछ ऐसा बैकअप तो रखना चाहिए था ना अपने पास कि हम अपना कुछ अलग से स्टार्ट कर दे। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं सर जो हमें स्कूल में सिखाने चाहिए। जैसे इमरजेंसी फंड हो गया हमारा, कि हमारे पास वो होना ही चाहिए। बजटिंग हो गया, वो हमें सिखानी ही चाहिए कि डिसिप्लिन पहले से ही बच्चों का बन जाए, क्योंकि पॉकेट मनी आजकल हर कोई देता है, चाहे आपके 5 साल का बच्चा हो, चाहे आपका 10 साल का बच्चा हो। एक टाइम था हमें नहीं मिलती थी सर, तो वो टाइम तो बहुत ही अलग था, लेकिन आजकल तो बच्चों को सभी देते हैं ना, तो उससे मैनेज करना हम सिखा सकते हैं बच्चों को। बिल्कुल, मैं गया था हंसराज कॉलेज में, वहाँ पे मुझे पता चला, फिर आईआईटी भी गया था। वहाँ पे मुझे पता चला कि आजकल हर कोई अपनी पॉकेट मनी से एक पोर्टफोलियो बना रहा है, तो मुझे मेरे लिए काफ़ी एक अच्छी चीज़ हुई। जब हम कॉलेज में थे तब ये सब अवेलेबल नहीं था। आपकी जो ऑडियंस है, वो लार्जली क्या जो इंस्टाग्राम पर 20 टू 40 मेल है वो है, या फिर अब ज़्यादा वुमेन भी पार्टिसिपेट कर रही हैं इस जर्नी में? सर पहले मतलब 2020 में तो ऐसे था कि वुमेन का पार्टिसिपेशन सिर्फ 15% था मेरी ऑडियंस में। लेकिन धीरे धीरे मैंने कुछ ऐसा कंटेंट, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे टारगेट तो करना है इस ऑडियंस को, तो इसलिए ऐसा कंटेंट बनाया मैंने कि अब वो 15 से 25% हो गया है।
अब धीरे धीरे वो और बढ़ रहा है, 27 हो जाता है कभी, फिर वापस 25 आ जाता है, तो मे बी 30 हो जाए इस साल में। तो वो लेकिन है अंडर 30% ही, और 30 भी बहुत 70% ज़्यादा है एक्चुअली। एक्चुअली में हाँ बहुत ज़्यादा है, हाँ, क्योंकि हाँ मुझे पता है सर। मेरे केस में तो 10% है। अच्छा हाँ अच्छा, ओके ओके, आई नो दिस थिंग। क्योंकि यूट्यूब पर डिफरेंट और प्लेटफॉर्म्स होते हैं। यूट्यूब पर मेरा भी सर 15% के आसपास है अभी भी, लेकिन इंस्टाग्राम पर अभी सबसे हाईएस्ट मेरा ही है, जिसमें विमेन ज़्यादा है, क्योंकि मैंने वैसा कंटेंट ज़्यादा प्रोड्यूस किया है। और सर हम पहली जनरेशन है जहाँ पर मेल और फीमेल दोनों अर्न कर रहे होंगे, राइट। तो हमें कोई सिखाने वाला नहीं है कि हम कैसे फाइनेंसेस को मैनेज कर सकते हैं बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज। तो इसीलिए ऐसे टॉपिक्स को मैंने पिक किया है जो वुमेन को सेंट्रिक होंगे, राइट। जैसे बहुत वुमेन को नहीं पता होता है कि आप अगर शादी से पहले अगर अपने पार्टनर से बात करें तो क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ताकि उनकी मनी माइंडसेट आपको पता लग पाए। बहुत सारी चीज़ें अब ऐसी हो रही है सोसाइटी में जहाँ पर जो हमारा पेशेंस लेवल है बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा है, यानी कि छोटी सी कोई भी फाइट होती है वहाँ डाइवर्स तक बात आ जाती है। और जो भी फाइट के रीज़न होते हैं उसमें से 70-80% मनी से ही मनी। रिलेटेड हाँ होते हैं, हाँ मनी से ही रिलेटेड होते हाँ हैं। हाँ ऐसा बोलते हैं ना सर हाँ कि अगर लड़का कमा रहा है तो फैमिली के लिए कमा रहा है, हाँ, लड़की कमा रही है तो वो अपने अपने लिए लिए कमा रही कमाती है। है। तो हाँ ये माइंडसेट बन चुका है, हाँ ऐसा सारी लड़कियां नहीं होती है सर, हाँ हाँ है ना। हाँ तो उस जो हम सुनते हैं, जो हमारी अपब्रिंगिंग ऐसे हुई है कि लड़की कमाएगी तो अपने लिए कमाएगी, तुम्हें नहीं देगी, इस माइंडसेट से अगर लड़का आपसे शादी कर रहा है तो इवेंचुअली कहीं ना कहीं उसके माइंड में हमेशा ये बात रहने वाली है। तो उस चीज़ से कैसे हैंडल करेंगे, तो ये सीखना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपने इसके ऊपर रील्स बनाई है अलग से? जी, 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 बिल्कुल, कि ओके। शादी से पहले हाँ आप कैसे अपने पार्टनर से मनी को लेकर एक पेज पर आए। शादी के बाद कैसे आप और आपके पार्टनर एक साथ मिलकर किसी फाइनेंशियल प्लान पर काम करें, या फिर कैसे आप बजटिंग कर सकते हैं। हो सकता है लड़की 1,20,000 कमा रही हो, लड़का 1,00,000 कमा रहा हो, या लड़का 1,30,000 कमा रहा हो। डिफरेंसेस तो सर होने ही है, राइट, सैलरी में, और दोनों ही काम करेंगे। अभी एक बहुत कॉन्सेप्ट वायरल हो रहा है, मतलब बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं सर, डिंक बोलते हैं उसे, डबल इनकम नो किड्स। तो मेट्रो सिटीज में बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, मतलब लोग फॉलो करना चाहते हैं। आई नो माई फ्रेंड्स जो 33 की क्रॉस हो चुकी है। अब जब होता क्या है सर कि अगर कोई 33 क्रॉस हो चुका है लड़की, और वो अनमेरिड है और वो लड़का ढूंढ रही है, तो वो फर्स्ट जो डेट्स होती है कुछ उन पे सब कुछ डिस्कस करना चाहती है, क्योंकि वो बहुत कॉन्शियस हो चुकी होती है कि 33 तक एक तो शादी नहीं, फैमिली का प्रेशर है, और अगर गलत शादी हो गई तो भाई फिर तो लाइफ खराब हो जाएगी। तो जनरली जो मेरी फ्रेंड्स मुझे बताती है कि क्या क्या बातें होती है, तो लड़के पहले ही पूछते हैं कि आप अगर कमाओगी तो घर में दोगी ना, हाँ ऐसा तो नहीं है कि आप खुद ही रख लोगे। हाँ। तो ये बहुत बट ये ओपन। कॉन्वर्सेशन होनी जरूरी है, ये कॉन्वर्सेशंस मेरे ख्याल से काफ़ी ज़रूरी है। मतलब एक इवन शादी के बाद भी हस्बैंड वाइफ के बीच में एक कांस्टेंट कॉन्वर्सेशन होना मनी को लेकर बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ पता नहीं क्यों इसको एक टैबू माना जाता है एक तरीके से। बिल्कुल सर, क्योंकि पहली जनरेशन है, शायद हम सेकंड है, अगर पहली नहीं है तो सेकंड जनरेशन है, जो दोनों ही अर्न कर रहे होते हैं, दोनों में उतना पैशन होता है, एम्बिशंस होते हैं काम को लेकर। और उससे पहली जनरेशन हमें ये सिखाती नहीं है। हमारे पास कितनी कम रोल मॉडल्स होती है जो वुमेन होती है। तो जनरली यही सोचा जाता है कि वुमेन घर का ही देख लेगी, उतना इनफ है ना, मोर देन कि वो काम कर लेगी जब तक बच्चे नहीं होते, बच्चे हो गए तो घर संभाल लो, दैट्स इट, इतना सोचा जाता है। इसलिए लड़कियां अब अगर, जैसे मैंने बताया मेरी फ्रेंड्स है, तो वो पहले ही सब कुछ डिस्कस करना चाहती है, एंड मैन भी आके खुद डिस्कस करते हैं चीज़ें, तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ें सॉर्ट हो जाती है कि शादी के बाद शायद इन चीज़ों पे तो कलेश होंगे नहीं। ऑब्वियसली कलेश तो होने ही है सर, फाइट्स तो होनी है, बट एटलीस्ट इन रीजंस की वजह से तो नहीं होंगी, क्योंकि ये रीजंस कहीं ना कहीं इतने बड़े बन जाते हैं कि फिर सॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम शादी से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछे जो अपने हैं, उनके क्वेश्चन जो दूसरों के, उनके क्वेश्चंस को आंसर करें। शादी के बाद हम बजटिंग कैसे कर रहे हैं, क्या हम दोनों की इनकम को मर्ज करके घर चलाने वाले हैं, या अलग अलग रख के भी घर चलाया जा सकता है सर, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम खुल्लम खुल्ला बात करें कि अगर हम अलग रख रहे हैं तो हम इस टर्म्स पे अलग रख रहे हैं। मर्ज कर रहे हैं तो फिर भी इतनी प्रॉब्लम शायद ना हो, लेकिन जनरली लोग सोचते हैं कि यार मेरा खुद का भी अलग से हो, और मैं तो नहीं इतना तो साथ में तो मिलके कर आप और सकती। आपके हस्बैंड कॉन्स्टेंटली इस बारे में बात करते हैं? आपके बीच में कोई कलेश नहीं होते ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। कहते हैं ना, शादी का जो स्टार्टिंग का 3 साल होता है वो कलेशी ही होता है। पहला साल तो हनीमून में चला जाता है, मतलब वो लवी डवी वाला पीरियड, और स्टार्टिंग के जो नेक्स्ट जो 2-3 साल होते हैं उसमें लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ होती है। तो डेफिनेटली वो हमारे बीच में हुई है। मेरे हस्बैंड एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बट
हमारी भी अरेंज मैरिज थी, और जब मैं 24 की थी, मेरे हस्बैंड 27 के, तो हम दोनों ही यंग थे, थोड़ा पैशन ज़्यादा था। तो हमने भी फर्स्ट डेट पे या जब घर वालों ने मिलाया तो सब यही बातें करी थी। तो सर मेरा सवाल क्या था, मेरा सवाल उनसे यही था कि मैं शादी के बाद काम कर सकती हूँ ना? तो लड़कियां सिर्फ इतना ही सोच पाती है, उससे आगे नहीं सोच पाती है, राइट? तो मेरा सबसे पहला यही सवाल था। उन्होंने जिस तरीके से आंसर किए कि हाँ, और फिर और भी डिस्कशंस किए उन्होंने पैसों को लेकर, तो मुझे लगा कि ठीक है, यहाँ चीज़ें सॉर्टेड हो सकती है। ओके, तो ये नंबर 1 क्राइटेरिया था आपका। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सर, क्योंकि मैं ऐसी कम्युनिटी से आती हूँ, मैंने अभी आपको बताया था कि जहाँ पर लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ती नहीं हैं, पढ़ती है तो फिर जॉब नहीं करती है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि अगर मैं शादी के बाद काम कर पाऊँ और बिना किसी स्ट्रेस के, तो ऐसी और भी मेरे इर्द-गिर्द बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। और मैं मुंबई आती हूँ जो बहुत ज़्यादा मेट्रो है, नोएडा तो है बट इतनी नहीं है, तो यहाँ पर तो मुझे और स्टोरीज़ ऐसी सुनने को मिलती है, जो मनी को लेकर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है रिलेशनशिप्स में। आपकी बहुत प्यारी बेटी है, मैं मिला था उनसे। तो उनके लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रही हैं अभी से, कैसे मैनेज करती हैं? बिल्कुल सर, तो फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स एक स्कीम है, उसको बहुत ही ज़्यादा प्रमोट करते हैं, दैट इज़ सुकन्या समृद्धि योजना, जिसमें हमें टैक्स फ्री रिटर्न्स मिलते हैं, और 7 to 8% का इसमें हमें ब्याज दर मिल जाता है। इन्फ्लेशन हमारी 6% है, तो उससे तो ज़्यादा मिल ही जाता है इन द लॉन्ग रन। तो सबसे पहले हमने भी वही खोला था, और अंडर 10, अगर आपकी बेटी 10 साल से छोटी है तो उसके लिए आप ये ओपन करा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने वो किया, और उसके बाद हमने डेफिनेटली, क्योंकि हम ट्रस्ट करते हैं इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर, इस वजह से हमने सिर्फ सिंपल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में कुछ अमाउंट हम दोनों ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसके लिए, सो दैट 10 years और 20 years लेटर वो खुद का कुछ करना चाहेगी तो उसके अकॉर्डिंग वो कर पाएगी। इसके अलावा भी सर, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड, उसमें भी हमें टैक्स फ्री रिटर्न्स मिलते हैं। उसमें भी हमें जो गोल्ड का मार्केट रेट है वो तो मिल रहा है, प्लस गवर्नमेंट भी हमें 2.5% देती है, राइट? और उसमें टैक्स बेनिफिट्स भी होते हैं। और तो ऐसी चीज़ें हमने उसके लिए बकेट बनाई कि हम 4-5 चीज़ों में उसके लिए इन्वेस्ट कर देंगे, सो दैट उसका जो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड भी रहे। और कभी, क्योंकि एजुकेशन इन्फ्लेशन सर 12-13% है। आईआईएम की फीस जो 2009 में 5 लाख थी, 2015 में वो 15 लाख हो गई, और अब 22-23 लाख के आसपास बिल्कुल, चल रही है ना? बिल्कुल, हाँ। इतना फीस बढ़ रहा है। आपने शायद वीडियोस देखी होंगी कि कैसे बैंगलोर के कुछ स्कूल्स में, प्री स्कूल्स में लाख 2 लाख की फीस चार्ज हो रही है। प्री स्कूल्स में सर, कितना बड़ा अमाउंट है ये, राइट? तो सुन के ये चीज़ें डर लगता है। डर से हम तभी बच सकते हैं जब हम ढंग से प्लान करेंगे, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो प्लान करने के लिए हमें निकालना पड़ेगा कि कितना अमाउंट हमें कब चाहिए होगा। जैसे 15 साल बाद अगर मुझे 1 करोड़ चाहिए, तो उसके लिए मुझे आज से कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जैसे अगर हम निफ्टी 50 का एवरेज रिटर्न ले तो 12% का निकल के आता है इन द लॉन्ग रन, हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस महीने से मुझे कितनी एसआईपी चालू करनी होगी, सो दैट तब तक मेरे पास उतना अमाउंट आए। सेम विद पीपीएफ, सेम विद सुकन्या समृद्धि या गोल्ड का भी रिटर्न ऑन एन एवरेज 10% के आसपास हम लेके चल सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम प्लान करके चलेंगे ना, तो ये जो डेटा आता है ना कि भाई अब 14% हो गया, अब इन्फ्लेशन इतना हो गया, मेडिकल इन्फ्लेशन भी सर 14% है, राइट? तो कितना डरावनी चीज़ है कि कितनी तेजी से हर चीज़ें बढ़ रही है। बट अगर हम प्लानिंग के साथ चले और इन्फ्लेशन बीटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करके चल रहे हैं, तो शायद हम बच सकते हैं। बहुत शानदार बात की आपने। मेरी भी 2 बेटियाँ हैं, तो उनके मैंने भी सुकन्या समृद्धि और निफ्टी ईटीएफ में मैं भी इन्वेस्ट करता हूँ। तो हम दोनों सेम पेज पर हैं वहाँ पर। स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करती हैं क्या आप? सर स्टॉक्स में भी करते हैं हम, क्योंकि हमारा तो वेल्थ मैनेजमेंट से ही स्टार्ट हो रहा था करियर। हाँ, तो वहाँ से बहुत इंटरेस्ट आया, और डायरेक्ट इन्वेस्टिंग भी करने लग गए हम। तो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग सक्सेसफुल रही है आपके लिए? बिल्कुल सर, क्योंकि हमारा जो मेंटेलिटी है वो ऐसा नहीं है कि हमें 5 साल में रिटर्न कमाना है या 10 साल में। हमने सोचा है कि लेके रख देते हैं, एंड देन देखते हैं कैसे चलता है। तो कंपनीज पर ट्रस्ट किया, जो कंपनीज हम डेली में यूज़ करते हैं, जो बैंक्स या जो चीज़ें यूज़ करते हैं, उन पर हम एसआईपी करके चालू करते हैं इन्वेस्टिंग। और सबसे रिलैक्सिंग जो होता है ना इन्वेस्टिंग जर्नी में, वो ये होता है कि अगर आप प्लान बना के चल रहे हो ना सर, कि आपको 5 साल में इतना पैसा चाहिए होगा, 10 साल, तो फिर आप बहुत रिलैक्स माइंड से इन्वेस्टिंग कर सकते हो, और आपको पता होगा कि आप कितना रिस्क ले सकते हो, कितना रिस्क नहीं ले सकते हो। उसके अकॉर्डिंग जब इन्वेस्टिंग करते हैं तो हमारे रिटर्न सच में बहुत अच्छे आते हैं, क्योंकि हम एक तो टेंशन फ्री होकर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, ऊपर से जब हम रिसर्च कर रहे होंगे किसी भी कंपनी की, कितनी उसकी ग्रोथ हो रही है, कितना प्रॉफिट बढ़ रहा है, पी क्या है, यानी कि वैल्यूएशन कैसी है उस कंपनी की कंपैरिजन टू इट्स पीयर्स, राइट? रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, तो बहुत सारे फैक्टर्स है जो हम सारे लोग चेक करते हैं। तो वो बहुत आराम से हो जाता है। अदरवाइज जैसे अभी जो चल रहा है ट्रेंड, कि बस स्टॉक के नाम सुन लिया और इन्वेस्ट कर दिया कि देखते हैं, तो वैसे इन्वेस्टिंग से तो बच के रहना चाहिए सभी को ना। बिल्कुल। अच्छा नेहा,
आप अंडर 30 में इतनी सक्सेस आपने अचीव की, फोर्ब्स के कवर पेज पर भी आई आप। नेक्स्ट टारगेट्स क्या हैं आपके? अगले 10 साल के लिए क्या टारगेट्स हैं नेहा नागर के? सर, जो रिक्वेस्ट मुझे आती है जनरली जब मैं कॉलेजेस में जाती हूँ या मेरे डीएम में भी, बहुत लोग अभी भी बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। तो फाइनेंशियल लिटरेसी का जो 27% रेट है, उसको हम फाइनेंस इन्फ्लुएंसर मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि एटलीस्ट वो 50% तो पहुंच जाए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं सर पाइपलाइन में। जैसे हम चाहते हैं कि हमारी कोई बुक निकले, मैं चाहती हूँ कि मेरी कोई बुक निकले जो स्कूल्स और कॉलेजेस में बेसिक चीज़ें सिखा सके, बहुत बेसिक सर। बैंकिंग कैसे आप कर सकते हैं, एफडी क्या होती है, इंश्योरेंस। और सर इंश्योरेंस में जैसे हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस सबके पास होना ही चाहिए, विच इज़ कंपलसरी, चाहे आपकी कोई भी एज ग्रुप हो। टर्म इंश्योरेंस की अगर आप डिपेंडेंट, आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट है तो आपके पास टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। इमरजेंसी फंड कि आपके पास 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए। इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए कि जो आपके मंथली एक्सपेंसेस है उसका 6 टाइम्स, अगर 6 महीने का निकालना है तो ऐसी बहुत सारी बेसिक चीज़ है सर जो होनी ही चाहिए, सबको पता। कोविड में 5 करोड़ लोग जो लोअर मिडिल क्लास थे वो पॉवर्टी की लाइन में आ गए थे, पॉवर्टी की लाइन में, राइट। तो ऐसी सिचुएशन दोबारा ना आए कभी, इसलिए ज़रूरी है कि हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो बहुत ही बेसिक से है, जो सबको पता ही होने चाहिए, वो कोई एक बुक निकालूं मैं और उसको स्कूल कॉलेजेस तक पहुंचा सकूं कि आप इजी है, पढ़ लो। क्योंकि बच्चों को वैसे भी रीडिंग का हैबिट तो उस वक्त होता ही है, तो इजी हो जाएगा उनके लिए। बहुत शानदार थॉट्स। और एक काम करते हैं, इसी शानदार थॉट पर इस पॉडकास्ट को अब हम एंड करेंगे। नेहा नागर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके आज, और काफ़ी इंस्पायरिंग रही है आपकी जर्नी। और मैं यही होप करूँगा कि आप आगे भी और लोगों को, और ख़ास तौर से और महिलाओं को आगे इंस्पायर कर पाएँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक थैंक यू यू। फॉर इनवाइटिंग।